हेलो बच्चों। आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू लेकर आया हूँ अपनी एक बहुत ही खास स्टूडेंट के साथ। इसका नाम है पारुषी अग्रवाल और अभी रिसेंटली सीए इंटर का रिज़ल्ट आया था, जिसमें पारुषी के 4 सब्जेक्ट्स में है एग्जामिशन और उसने अपने बोथ ग्रुप्स को क्लियर करा है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आज ये पूरा इंटरव्यू हम रखेंगे पारुषी के साथ और जानेंगे हर सब्जेक्ट के बारे में, स्ट्रेटेजीज़, हर सब्जेक्ट के बारे में कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है। आप ये पूरा इंटरव्यू ध्यान से देखना, आपके सीए इंटर की जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले पारुषी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत अच्छा लगा तुम्हारा रिजल्ट आया और तुमने क्लियर करा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार सबसे पहले तुम अपना छोटा सा परिचय दे दो कि 11th में, 12th में, फाउंडेशन में क्या क्या तुम्हारे मार्क्स थे और खासकर सीए इंटर में हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुषी अग्रवाल है। मैंने अपनी सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं और 11th क्लास में मेरे 94 परसेंटेज आए थे और सर से ही मैंने पढ़ाई की थी यूट्यूब पे। फिर 12th में मैंने सर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया और 12th में मेरे 96.8% आए थे और 97 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स और 99 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़। और फिर सीए फाउंडेशन में मेरे 288 मार्क्स आए थे, जिसमें 74 इन अकाउंटेंसी और 84 इन मैथमेटिक्स एंड 82 इन इकोनॉमिक्स। और सीए इंटरमीडिएट में मेरे एडवांस अकाउंट्स में 71 मार्क्स हैं और कॉरपोरेट लॉ में मेरे 57 और टैक्सेशन में मेरे 68 मार्क्स हैं और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे 88 मार्क्स हैं और ऑडिटिंग में मेरे 47 मार्क्स हैं और एफएम एंड एसएम में मेरे 72 मार्क्स हैं। ठीक है, तो जो सीए इंटर के मार्क्स अगर आपने सुने होंगे लास्ट में, तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो 88 मार्क्स हैं, जो बहुत ही मतलब अमेजिंग अचीवमेंट है। तो बहुत अच्छा लगा पारुषी, बच्चों को भी पता चल गया होगा। तो मैं सबसे पहले धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता हूँ। तो इंटर के अंदर जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंटिंग का, उसमें किस तरह तुमने स्ट्रेटेजी रखी, मतलब पूरी तुमने 9 महीने में पूरी प्रिपरेशन करी। तो थ्रू आउट दिस 9 महीना का टाइम पीरियड एडवांस अकाउंटिंग कैसे शुरू करा, कैसे ख़त्म करा, क्या था? जैसे मैंने फर्स्ट डे से ही बैच ज्वाइन कर लिया था, जैसे स्टार्ट हुआ था और सर ने एक टाइम टेबल बना के दिया था जिसमें प्रॉपर टेस्ट के शेड्यूल थे। तो मुझे ये टेंशन रहती थी कि मेरे टेस्ट से पहले इतने चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं हर चैप्टर कंप्लीट करती थी, उसके बाद उसका समरी देख के एक पेज पे उसका समरी बना लेती थी सारे कंसेप्ट्स का और डिटेल में कंसेप्ट्स नोटबुक में सर क्लास में नोट करवाते थे। और उसके बाद जितने टेस्ट होते थे चैप्टर वाइज उतने टेस्ट देती थी मैं और लास्ट में 4 मंथ्स पहले मेरा एडवांस अकाउंट्स ख़त्म हो गया था और साथ साथ में एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस करती रहती थी जो क्लास में होता था और टेस्ट की वजह से मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी क्योंकि फिक्स डेट पे होते थे। तो मुझे ये रहता था कि इस डेट पे तो देना ही है, इतना तो कंप्लीट करके रखना ही है। और फिर एडवांस अकाउंट्स में 2 हाफ सिलेबस के मॉक टेस्ट हुए थे और फिर उसके बाद 2 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हुए थे। और एएस के लिए मैंने ये किया था कि एएस की जितनी भी थ्योरी होती है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम मैंने देखे थे 40 to 45 क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में। तो मैंने उसको ब्रेक डाउन कर लिया था, इस टाइप के कितने क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के एक शीट पे ब्रेक डाउन करके थियोरेटिकल इतने हैं, प्रैक्टिकल इतने हैं, उनको सबको ले लिया था। और फिर ऐसा कर लिया था कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मुझे यही रिवाइज करके जाने हैं अच्छे से। हाँ, तो मैंने उसको सर्कल मार्क कर लिया था एक शीट पे अलग से और जितनी भी एएस की थ्योरी होती थी मैं उन्हें शीट पे लिखती जाती थी कि हाँ ये सारी बुक्स में थ्योरी यही लिखी है तो मुझे रट के यही एग्जाम में लिख के आनी है जब भी एएस का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एडवांस अकाउंटिंग में आप बच्चे जानते ही हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वेटेज तो होती ही है। तो जैसा पारुषी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि थ्योरी जो आते हैं क्वेश्चन, उनकी लैंग्वेज याद रख ली, जो प्रैक्टिकल पोर्शन आते हैं वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए कि ये वाले ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलो, बहुत अच्छा है। और रेगुलर टेस्ट तुमने दिए, टेस्ट कोई नहीं छोड़ा? टेस्ट कोई नहीं छोड़ा। ठीक है, तो जैसे आइडियली 9 महीने में प्रिपेयर करना है तो 4 महीने पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हाँ, और 4 महीने जो बचे थे उसमें सिर्फ टेस्ट और तुमने टेस्ट और रिवीजन। रिवीजन। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए भी बच्चों को बता दो कैसे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी या क्या करा? बस जैसे कि मॉड्यूल के पीछे भी केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमटीपी में क्वेश्चंस होते हैं, आरटीपी में क्वेश्चंस होते हैं। तो बस वो एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस और एक आईसीएआई की वेबसाइट पे एक केस सिनेरियो की बुकलेट होती है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सफिशिएंट हो जाते हैं। चलो
ठीक है, तो मतलब अगर आप एमसीक्यू के लिए ज़्यादा परेशान हो, तो आईसीआई मॉड्यूल के एमटीपी, आरटीपी के क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे से, तो एडिक्वेट आपकी प्रैक्टिस उसमें कवर हो जाएगी। चलो, ये तो हो गया एडवांस अकाउंटिंग का। अब बच्चों को दिक्कत आती है मेनली लॉ में। अब लॉ सब्जेक्ट वैसे तो फाउंडेशन में भी पढ़ा होता है, तो इंटर में लॉ में मतलब किस बात का ध्यान रखना है, तुमने कैसे उसको प्लान आउट करा? लॉ में सबसे पहले फाउंडेशन से तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है, तो एकदम से ऐसा होता है कि इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो लॉ में सबसे पहले खुद के नोट्स बना के चलने हैं। जैसे क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं तो प्रॉपर नोट्स बना के चलने हैं, और हर चीज़ कोई भी मिस नहीं करनी, और हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट के 2 मंथ्स जो होते हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी पहले थ्योरी लर्न कर ली तो ये होता है कि भूलने का वो है, लेकिन अगर पहले से ही लर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लास्ट के 2 मंथ्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो जैसे लॉ में तुम बताओ, जब क्लासेस चलती थी तो क्लासेस तो तुम यहाँ पर अपना कंप्लीट कर रही हो, फिर उसमें भी तुम्हारा कोर्स 4 महीने 5 महीने पहले फिनिश हो गया, या हाँ, किस लॉ में तरह? मेरा 2.5 मंथ्स पहले फिनिश हो गया था, क्योंकि लॉ का थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है। और जैसे कि लॉ में मैं ये करती थी, एक चैप्टर या 2-3 चैप्टर खत्म हो गए तो थोड़ा थोड़ा उसे लर्न करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, तो लास्ट में जाके ये नहीं रहता कि बहुत ही ज़्यादा सारा बचा है कि अब तो हो ही नहीं पाएगा लर्न। थोड़े से चैप्टर्स पहले से जो मेन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे जर्नल मीटिंग की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे पूरा अच्छे से पहले ही लर्न करके चलते हैं। तो ये बताओ, जैसे लर्न जो करना है, बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि लर्न करना है तो मतलब मुझे बुक का बिल्कुल एग्जैक्ट रटना है आईसीआई मॉड्यूल से? नहीं, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं रट सकता, लेकिन उसमें कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि 2-3 कीवर्ड्स अपने कॉपी में, नोटबुक में हाईलाइट करके उन पे ज़्यादा फोकस बना के चलना है। ये थ्योरी सब्जेक्ट में एसएम के लिए भी है और लॉ के लिए भी है। कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स अगर सेक्शन मिलेंगे, आंसर में कीवर्ड्स मिलेंगे और थोड़ा सा कंक्लूजन और प्रोविजन ठीक मिलेगा तो अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ज़रूर लर्न करो, कंक्लूजन जो लिखते हो वो अच्छा लिखना ज़रूरी है, और कीवर्ड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद करने यस इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाओगे, फिर आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अच्छा पारुषी, तुम थ्योरी सब्जेक्ट बोल रहे हो तो मुझे बार बार ऑडिट दिमाग में चल रहा है, तो ऑडिट को लेकर भी बच्चों को बताओ कि उसमें बच्चे जनरली मार्क्स कम सिक्योर कर पाते हैं या फेल होते हैं, तो वो कैसे अप्रोच करें? तुमने ऑडिट में क्या अप्रोच रखी थी, मतलब क्या था पूरी क्लासेस का? मुझे something? ऑडिट में ना पढ़ने में बहुत मजा आता था कि ये सब अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, सी मतलब ये हो हाँ, क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल? अच्छा सा लग रहा है। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं पढ़ती थी ना तो मुझे लगता था मैं खड़ी हूँ तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे करूँगी, इंटरनल कंट्रोल कैसे करूँगी, तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं अगर ऑडिट में वो सारे अच्छे से क्लियर होंगे ना तो थ्योरी लर्न करने में परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे ऑडिट की थ्योरी लर्न करने में परेशानी नहीं हुई। तो ऑडिट की थ्योरी में तुमने एग्जाम में क्या अपनी लैंग्वेज लिखी या बुक की नहीं, लैंग्वेज? ऑडिट में बिल्कुल मॉड्यूल लैंग्वेज लिखनी होती है हम्म, और मॉड्यूल लैंग्वेज ही मैंने लर्न करी थी। लेकिन ऑडिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करें, क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं होते। राइट। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अच्छा, तो कितने साल के लगभग तुमने करे थे प्रैक्टिस, और वो कैसे अपना 9 महीने में बताओ वो जर्नी जो थी, पहले कब क्लासेस कंप्लीट करी, उस टाइम पर कैसे ऑडिट करते थे, और आफ्टर द कंप्लीशन क्या प्रोसीजर था? जैसे कि पहले क्लासेस करती थी तो क्लासेस में इतना टाइम तो नहीं मिल पाता था कि लर्न करूँ, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो जैसे मेरा 1-2 चैप्टर्स मैंने ऑडिट के जो बहुत ज़्यादा वेटेज किया, जैसे रिस्क असेसमेंट वाला और ऑडिट एविडेंस वाला, बहुत बिग चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज है उनका। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिया था और थोड़ा लर्न कर लिया था। और जब मेरी क्लासेस ख़त्म हुई मैंने प्रॉपर ऑडिट लर्न करना चालू कर दिया, और नोट्स से जो नोट्स बनाए हैं उनसे लर्न करना है बस, और जो बिल्कुल प्रॉपर मॉड्यूल लैंग्वेज में है और इजीली लर्न हो जाते हैं अगर तुमने क्लासेस में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। ठीक। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात रही तो मैं थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे ही चैप्टर खत्म होता था खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेती थी। अच्छा। होए तो ठीक है, वरना उस पर सर्कल मार्क कर लेती थी कि ये दोबारा देखना है। और जैसे ही सिलेबस खत्म होता था फिर उस चैप्टर को लर्न कर लेती थी, फिर वो जो क्वेश्चन सर्कल किए उन क्वेश्चंस को दोबारा देखती थी कि अब ये सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए बच्चों नोट करने के लिए, और मैं जितना मैं पिक कर पाया कि जब क्लासेस तुमने लिया तो क्लासेस के दौरान तुमने फोकस करा कि मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझूं, और क्लासेस के बाद या घर में जब भी टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फोकस है कि
मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से लर्न Learn. करना है, और वो लर्निंग आपकी ईजी हो जाएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट्स समझ रखे होंगे, राइट। और बाद में आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इनके भी टेस्ट तुमने दिए थे, रेगुलर वाले हाँ। भी और मॉक वाले, मॉक वाले वो बहुत जरूरी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इंटरमीडिएट में टेस्ट ही होते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। है। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा पारुषी, अब 2 सब्जेक्ट्स और हैं, उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालो। एक है टैक्सेशन जो सबसे बड़ा है बच्चों के लिए, और एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताओ, 88 मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा आ गए, तो ये क्या था उसके पीछे फंडा? जैसे कि मैं एक चैप्टर ख़त्म कर लेती थी, उसके बाद मैं उसे रिवीजन करती थी, फिर हम्म। सर का टेस्ट होता था, मैं उसको दोबारा रिवीजन करती थी, फिर सर का 2 वीक्स के बाद फिर टेस्ट होता था, मैं उसको दोबारा रिवीजन करती थी। मुझे पता है सर सबसे ज़्यादा टेस्ट लेते हैं कॉस्ट के, हाँ। हर हफ्ते। हर हफ्ते ठीक है, तो तुमने वो टेस्ट मिस नहीं किया? मिस नहीं किया, बस उसको रिवीजन करते ही रहना है। कॉस्ट में जितना मॉड्यूल के क्वेश्चंस रिवीजन करोगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा। कॉस्ट में भी मैंने अकाउंट्स की, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैंने उसमें सब में यही तरीका किया था कि मैं क्वेश्चंस की एक शीट ले लेती थी, और उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अलग से लिख लेती थी, और बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करती रहती थी। तो मतलब पीवाईक्यू उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो कॉस्टिंग में तो क्लासेस हुई, क्लासेस के टेस्ट के बहाने ही तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, हाँ। इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो पूरा वो ही मुझे खत्म। लर्न हो गए, जैसे कि कुछ चैप्टर जो ऐसे थे जो मैं लास्ट के 2 मंथ देखती नहीं थी। मैंने सोचा कि एग्जाम के टाइम पे एक बार देख के चली जाऊंगी, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चली जाऊंगी, मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी उनकी। ठीक है, तो मतलब तुमने इनिशियली उसकी प्रैक्टिस इतनी कर ली सब्जेक्ट की या क्वेश्चंस की कि बाद की वो टेंशन खत्म हो। हाँ। ठीक है, ऐसा होता है जनरली आपके साथ भी। कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट अगर आप शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो बहुत पीक पर चले जाते हैं, उसमें आप स्ट्रांग हो जाते हो, फिर उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। अच्छा, अब टैक्सेशन जो सबसे वास्ट है, और 2 इनकम टैक्स, जीएसटी, उसका क्या तुमने फंडा रखा? क्लासेस जो करी उस दौरान मतलब कैसे पढ़ाई हुई, और उसके बाद? मैं बस यही सोचती थी, मेरे पास 6 सब्जेक्ट नहीं है, 8 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। हाँ, तो जीएसटी अलग, टैक्स, इनकम टैक्स अलग। सबसे ज़्यादा मैं टैक्सेशन में परेशान रहती थी, क्योंकि जैसे ही मैंने क्लासेस ख़त्म की थी, टैक्सेशन वैसे ही बहुत लंबा है तो देर में ख़त्म हुआ था, और मैंने सिर्फ क्लासेस के अलावा कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बुक भी उठा के नहीं देखी थी कि मॉड्यूल में क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान मैं टैक्सेशन के लिए रहती थी, लेकिन फिर भी लास्ट के 2 मंथ्स में 6 आवर टैक्स पढ़ती थी, जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के। अच्छा, 6 आवर्स। 6 आवर्स में सिर्फ टैक्स पढ़ती थी। अच्छा, तो उस पर तो मैं आऊँगा वैसे। तो टैक्स में तुम्हारा सिलेबस सबसे लंबा चला होगा आई गेस, 5 महीने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ, और फिर उसके बाद तुमने उसकी प्रैक्टिस शुरू करी। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स के भी नोट्स बनाने थे और जीएसटी के भी नोट्स बनाने थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नोट्स बनाऊंगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे पे एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए। और यही हुआ, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम आया तो इतना टाइम नहीं होता कि बुक खोल के हर एक पेज देखा जाए, तो मैं एक शॉर्ट नोट्स के टाइप से बना लेती थी A4 साइज शीट्स पे। बस जैसे कि एग्ज़ाम वाला डे है तो उन शीट्स को ही बार बार सुबह से उठ के पढ़ लिया और चले गए। सारे कंसेप्ट उसमें छोटे छोटे क्रिस्प वे में होते हैं। लिखते हैं। तो जैसे हम मटेरियल तो तुम्हें दे रहे हैं, तो तुमने वो मटेरियल चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑडिट हो, लॉ हो, टैक्स हो, वो तो रेफर करें क्लासेस में। हाँ तो हर सब्जेक्ट के अपने नोट्स भी कुछ कुछ बनाए हाँ हाँ। जो इम्पोर्टेंट। उसमें से जो मटेरियल है वो तो थोड़ा वास्ट है, डिटेल में है, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट करके, जैसे हिंदी में लिखती हो तो हिंदी में लिख दिया कि अपने समझने में, अपने जो समझने के लिए जो आया वो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिससे कि मुझे एग्जाम टाइम पे हेल्प हो जाए। चलो ठीक है, तो ये तो बहुत सारी हो गई सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात। आई होप बच्चों आपने भी थोड़ा सीखा समझा होगा कि किस सब्जेक्ट में कैसे प्रिपेयर करा, लेकिन मोटा मोटा यही है कि क्लासेस रेगुलर चली 6 महीना, उसमें सिलेबस कंप्लीट हुआ और सेल्फ स्टडी में भी टाइम दिया, और मेन चीज़ है कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको लैंग्वेज भी पिक करनी है और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी पिक करने हैं। अच्छा पारुषी, अब कुछ माइंडसेट की भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई सभी कर रहे होते हैं। तो जैसे मुझे याद है तुम्हारा प्लान था कि मैं ग्रुप 1 ही दूंगी, है ना? तो वो भी बताओ किस्सा जो तुम मुझे भी बता रही थी कि फिर कैसे वो प्लान बना, क्या तुम्हें मोटिवेट हुआ कि मैं बहुत ग्रुप देती हूँ? सर जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो आपका जनवरी में यूट्यूब पे वीडियो आया था मोटिवेशन का, तो मैंने वो देख लिया था पूरा। तो आपने लास्ट में ये कहा था कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे आप पे विश्वास है कि आप सी इंटर क्लियर कर लेंगे। तो मैं ये सोच रही थी, जब सर को इतना विश्वास है तो मुझे तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जब यहाँ तक देख रही हूँ तो मैं तो कर ही लूँगी। तो सबसे ज़्यादा सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के 2 मंथ्स बहुत ऐसा लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम एक ही ग्रुप दे दे रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं भी एक ही ग्रुप दूंगी, दोनों ग्रुप तो मुझसे नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, मुझे कुछ लर्न नहीं है और कुछ आता भी नहीं है।
तो यही होता है, वो लास्ट का 2 महीने मुझे जानना है, क्योंकि जब लास्ट में हम पहुँचते हैं, शुरुआत तो सर कोई मोटिवेशन से करते हैं कि मैं कर लूँगा 10 महीने। लास्ट में आते-आते जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे सिंगल पे आ जाते हैं या स्किप कर देते हैं, तो वो तुमने तब अपने माइंडसेट में मतलब क्या चीज़ें डाली कि नहीं, नहीं, नहीं करना है, वो क्या था? मैंने जैसे ये मन बना लिया था कि मैं तो एक ही ग्रुप दे रही हूँ, हम्म। मुझे बोथ ग्रुप देने ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा तो हो नहीं पाएगा। हाँ, तो फिर मुझे बस वही बात याद आ गई कि जैसे भी तैयारी है, तुम्हारी जितनी भी तैयारी है, चाहे कम तैयारी है ज़्यादा तैयारी है, बोथ ग्रुप्स दे दो। ठीक है। बस बहुत सोचना ही नहीं है, बोथ ग्रुप्स दे दो। तो एक बार बस वो डिसीजन ले लिया ले कि मुझे लिया। बोथ करना और है। मैंने जब तक फॉर्म नहीं भर दिया, जब तक फिर को सोचा ही नहीं कि मुझे एक ग्रुप देना ही है। हाँ, तो मतलब अब तो ये है कि अब तो मुझे अब तो मुझे दोनों। देना ही पड़ेगा, मैंने तो भर दिया। ठीक है, देना ही पड़ेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताओ, अभी मम्मी भी आई थी तुम्हारी मिलने, तो पेरेंट्स का जो रिएक्शन था जब रिजल्ट आया, ऑब्वियसली तुमने बताया कि बहुत खुश थे, तो क्या था वो रिएक्शन, तुम्हारा पर्सनल रिएक्शन क्या था जब पहली बार तुमने वो देखा अपना रिजल्ट, मतलब क्या फीलिंग आई? मैं देखने में डर रही थी थोड़ा सा, मैंने कहा मम्मी मैं कैसे देखूं, मेरे पे तो देखा ही नहीं जा रहा। फिर मैंने मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा हिम्मत करो, देख लो जो भी होगा। जो भी होगा। तो मैंने यूं करके यूं देखा, मैंने कहा अरे वाह मम्मी, मैं तो बेड पे लेट के रोने लगी, मम्मी खड़े होके रोने लगी। हाँ, तो दोस्त जो नजर गई तो वो मतलब सीधा सक्सेसफुल पे गई हाँ, होगी। मैंने बस वही शब्द ढूंढना था कि ये कहाँ लिख रहा है। अच्छा, तो जब दोनों में लिखा आया होगा तो मतलब दोनों क्लियर हो गया, पता लग गया, चलो तो वो फीलिंग बच्चों हम समझ मैंने सकते हैं। मार्क्स नहीं देखे थे पहले। हाँ हाँ, मार्क्स कोई नहीं देखता, वो सिर्फ नज़र वहीं जाती है कि सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। चलो, तो ये बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। और मम्मी मिलने भी आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुश है, खुशी के आंसू होते हैं जो पेरेंट्स के निकलते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब पारुषी ये बताओ थोड़ा सा कि रिजल्ट तो पॉजिटिव आया, रिजल्ट से पहले चलते हैं, जब एग्ज़ाम वाला जो प्रेशर रहता है, क्योंकि 6 पेपर्स देने हैं, लगातार देने हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, जो पीक 12 दिन है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस समय अपना माइंडसेट मतलब क्या रखा, रूटीन? और क्योंकि उस समय भी बहुत डर लगता है, कई बार कोई पेपर कम खराब हो जाए, मतलब कम अच्छा हो तो अगले पेपर की तैयारी का मन नहीं करता, तो वो 6 एग्ज़ामों तक अपना माइंडसेट किस तरह तुमने मेंटेन करके रखा? जैसे पहला एग्जाम तो अकाउंट्स का होता है, वो तो ठीक हो जाता है। दूसरा एग्जाम मैं देने गई थी लॉ का, तो लॉ का मेरा अच्छा नहीं हुआ था एग्जाम, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं क्या, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब जो हो गया, भूल जाओ जो हो गया, अब बस आगे का देखना है, जब तक आखिरी शब्द ना लिख दो एग्जाम का, आगे का ही देखना है। ठीक है। तो जैसे ही मैं आती थी, आधा घंटा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी। फिर अगले दिन एक दिन का टाइम मिलता है, अगले दिन सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक पढ़ती थी। फिर बस कुछ नहीं सोचना, रिलैक्स होके सो जाना है। अब अगले दिन पेपर अब होगा। अगले दिन पेपर जो होगा वो देख लेंगे। और फिर अगले सुबह 5 बजे उठती थी, 2 बजे तक जितना भी हो गया, फिर जब मैं बुक क्लोज कर देती थी उसके बाद सोचती ही नहीं थी मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने क्या पढ़ लिया, क्या क्या रह गया, ये रिवीजन कर लूँ, वो रिवीजन कर लूँ। बुक बंद तो बुक बंद, उठो यहाँ से। ठीक है, तो ये मतलब एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि अपना एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको बस स्टिक करके उस पर कायम रहना है। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं पारुषी मेरे पास। पहला तो ये बताओ बच्चों को कि तुम्हारा जो टाइम टेबल था, मतलब वो क्या होता था, एक बार पूरा दिन अपनी अपनी दिनचर्या डिटेल्ड में एक्सप्लेन करो कि सुबह कब उठना, फिर कब क्या करना, क्या 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 रहता था, क्लासेस वाला भी, ड्यूरिंग क्लासेस भी और आफ्टर क्लासेस भी। जैसे कि क्लासेस जब मैं लेती थी तो मुझे क्लासेस लेने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि मैं धीरे धीरे लर्न कर समझती थी। समझ में नहीं आया तो फिर रुक गई, थोड़ा समझने में टाइम लिया, तो मेरी 10 to 11 आवर्स की तो क्लासेस हो जाती थी। ठीक है, तो डेली 10 से 11 घंटे तो 4 सब्जेक्ट की या 3 सब्जेक्ट हाँ, की हाँ, क्लासेस हो जाती थी। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत पॉज ले लेके पढ़ती थी कि ऐसा पॉज नहीं कि उठ के बेड पे चले गए, टीवी देखने चले गए, लेक्चर को मतलब पॉज हाँ, करा, अपना समझा। समझने में पॉज ठीक लेती है, थी। ठीक है। और फिर उसके बाद दोपहर में पॉज नहीं लेती थी मैं, सीधा रात में पॉज लेती थी, जितना भी 1.5 घंटे का रेस्ट लेती थी मैं। शाम को अपना कंप्लीट करने के बाद 7 साढ़े 7 बजे में 1.5 घंटे का पॉज लेती थी, बिल्कुल बाहर वॉक करने जाती थी। फिर आके लास्ट में लेक्चर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करती थी रात में और सो जाती थी। अच्छा, तो जब क्लासेस चल रही थी तो थ्योरी को एज सच तुम नहीं एज सच नहीं, जब भी क्लासेस नहीं करती थी, जैसे संडे सैटरडे में क्लासेस नहीं की, तो थ्योरी सब्जेक्ट उठा लेती थी और लर्न कर लेती थी 1-2 चैप्टर जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे समझ रहे होंगे कि किस तरह का रूटीन था। अब क्लासेस खत्म हो गई तुमने, और क्लासेस जब करती थी तो तब माइंडसेट क्या था, वो बैलेंस कैसे करती थी, क्योंकि ये भी थॉट आता है यार मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स पढ़ूँ, या मैं ग्रुप 1 इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ग्रुप 2 ना करूँ, या ग्रुप 2 स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो तब क्या माइंडसेट था, 6 के 6 क्लासेस रोज करते थे, कैसे करते थे?
जैसे कि ऑल्टरनेट डेज पे करती थी मैं। ऐसा तो नहीं था कि पहले मैं ग्रुप 1 की तैयारी कर लूँ या ग्रुप 2 की तैयारी कर लूँ, मैं मिक्स तैयारी करती थी हमेशा। ठीक है। एक दिन मैंने ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स ले लिए क्योंकि क्लासेस है ना, और दूसरे दिन मैंने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स ले लिए। ठीक तो है। ऐसे करके ऑल्टरनेटेड डेज पे मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे करती रहती थी, लेकिन जिससे कि चलता दोनों, साइमल्टेनियसली हाँ, दोनों चलता। दोनों था। तो कोई भी कभी भी पूरा 10 महीने में ऐसा भी माइंड में थॉट आया कि यार मैं ग्रुप 1 स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, खाली क्या पता वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बोथ ग्रुप वाला बच्चा कई बार ये भी सोचता है कि यार एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग कर लो, कम से कम ये तो निकले। तो ऐसा भी कुछ था? मैं ग्रुप का तो नहीं, मैं सब्जेक्ट्स का सोचती थी कि मैं ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके अलग रख 60 दूंगी। ले आऊं और हाँ, काम खत्म। अलग रख अच्छा। दूंगी, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ। ग्रुप का नहीं सोचा क्योंकि मुझे सुबह शुरू से ये था कि मुझे देने तो बहुत ग्रुप्स ही हैं। मुझे ये पता था कि हाँ बाद में जाके शायद ऐसा लगे कि नहीं, तो देने तो मुझे बहुत ग्रुप्स ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बहुत ग्रुप्स ही देने हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं सब बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगा, जब आप इनिशियली अपनी तैयारी शुरू करते हो, शुरू का 6 महीना, तो सोचो ही ये कि मुझे 6 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि शुरू में आप प्रेशर डाल के अपने ऊपर अगर 6 सब्जेक्ट एक बार ख़त्म कर लेते हो तो बाद में काम थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा पारुषी, अब ये बताओ, ये तो हो गई क्लासेस ख़त्म हो गई। अब क्लासेस के दौरान जो हम टेस्ट लेते थे वो तो तुमने दिए रेगुलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्लासेस ख़त्म, आखिरी के जो 4 महीने थे उसमें तुम्हारा फिर क्या टाइम टेबल रहता था, वो भी बच्चों को एक बार बताओ। मैं पैटर्न्स अपना के देखती थी कि मुझे कौन सा सूट हो रहा है। तो कौन सा सूट हुआ तुम्हें? जैसे कि पहले मैंने Sorry. 10-15 डेज ऐसा करके देखा कि हर सब्जेक्ट में 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी, सारे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ती थी डेली? डेली। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि मैं जैसे जीएसटी पढ़ने बैठती थी तो मुझे लगा कि मुझे 2 आवर्स जीएसटी पढ़ना है। अब पढ़ने बैठी तो वो लिंकेज मिलती जा रही है, तो मैं 4 to 5 आवर्स जीएसटी को खींच ले जाती थी, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही रह जाते थे। तो मैं सोच रही हूँ मैं जीएसटी पढ़ ही रही हूँ तो थोड़ा और पढ़ लूँ। तो फिर मैंने ऐसा किया कि एक दिन कॉस्ट, एक दिन जीएसटी, एक दिन अकाउंट्स, ऐसे करके मैंने डेज डिवाइड कर लिए। अच्छा, तो मैं एक दिन days- जीएसटी पढ़ रही हो तो पूरा दिन पूरा GST? दिन जीएसटी पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा, ओके। एक चैप्टर खत्म तो पूरा खत्म, नोट्स रेडी, थ्योरी रेडी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रेडी, पीवाईक्यू भी डन? पीवाईक्यू रेडी, बस अच्छा, उसको देख करना है, रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे और बस हो गया काम। ठीक है। फिर अगले दिन कॉस्ट पकड़ा तो पूरे दिन कॉस्ट 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 कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जो पारुषी के लिए काम करी आखिरी के 3-4 महीने। हाँ, आखिरी के 2 महीने मैंने ये किया, लेकिन जब मॉक टेस्ट सीरीज खत्म हो गई तो मुझे लगा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर तो बाद में जाएंगे तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट भूल ना जाऊँ। ठीक बात है। हाँ, तो मैंने लास्ट के जो 10 to 15 डेज थे फिर मैंने वही किया कि डेली में 6 सब्जेक्ट्स पे आ गई, और जो सबसे सब्जेक्ट्स थ्योरी के थे वो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे। जैसे एसएम था, मुझे एसएम लास्ट तक लर्न नहीं हुआ था, तो मैं सुबह सुबह उठ के एसएम ही पढ़ लेती थी। अच्छा, उसके बाद मुझे जीएसटी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था तो मैं जीएसटी उठा लेती थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल करके फिर थ्योरी पे आ जाती थी शाम को। ठीक है। तो मतलब क्रक्स ये है मोटा हाँ। मोटा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि लास्ट के जो 15-20 डेज है उसमें तुमने फिर से वो रोटेशन शुरू कर दिया रोटेशन शुरू कर ताकि दिया, सारे सब्जेक्ट कवर रिवाइज होते रहे और भूलू ना, भूलू ना। तो वो हाँ। 1 डे 1 सब्जेक्ट वाला पॉलिसी खत्म खत्म हो हो गई। गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे इनपुट्स हैं बच्चों, आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा पारुषी, बहुत सारी बातें हमने तुमसे पूछ ली इसमें तो मोटा मोटा, लेकिन बच्चों को कुछ और तुम अपनी तरफ से अगर कोई विजडम थॉट या टिप देना चाहो कि सीए इंटर में इन बातों का ध्यान रखना है और इनका नहीं रखना है, ये गलतियां नहीं करनी और ये मेन चीज़ें फॉलो करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, वो कुछ बताओ बच्चों को। बस ये ध्यान रखना है कि सिलेबस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि तुम लगातार करते रहोगे तो नहीं होएगा। बस खुद पे बिलीव रखना है कि तुम इतना लगातार करते जा रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मेरा फिर भी 1 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिससे कि मैं मॉक टेस्ट दे पाई। ठीक है, तो सिलेबस टाइम से खत्म होना और फिर- बस सेल्फ बिलीव रखना है कि हम इतना सारा काम कर रहे हैं, हम इतना सारा कर रहे हैं, तो हमारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और सब अच्छा ही होएगा। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ बिलीव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यही सोचो कि हो जाएगा तो फिर आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं वो हो भी जाएगा। अच्छा, अब क्या गलतियां नहीं करनी, जैसे कुछ बच्चे हमारे जो सोचते हैं टेस्ट हम ना दें, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करी, वो भी तुम बताओ, है इंपॉर्टेंट चीज़ें? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं लॉ की डेली रात में सोने से पहले मैंने ये लिया था कि एक क्वेश्चन तो लिख के ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सोऊं नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन तो लिख के ही सोना है। अच्छा, तो मैं कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लेती थी और उसको लिख के और सो जाती थी। चेक मतलब लिख के उसको प्रॉपर चेक करती थी फिर कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, फिर सोचती थी कि मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करके फिर सोई हूँ मैं कि मेरा लॉ का क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि कॉस्टिंग के क्योंकि सर
हर हफ्ते टेस्ट ले रहे थे, अकाउंट्स के खूब सारे टेस्ट हो रहे थे, लॉ तुम लिख के प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत हुई बहुत रही है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी, और उसके बाद तुमने मॉक्स भी सारे दिए थे, कोई मॉक मिस नहीं करा था? ना। ठीक है, तो ये बच्चों देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई टेस्ट मिस नहीं करा उसने पूरे 10 महीने की स्टडी में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है पारुषी, बस एक लास्ट चीज़ बच्चों के लिए फाइनली, कि अब इनका सीए इंटर का एग्ज़ाम होगा बच्चों का, हो सकता है कोई जूनियर फाउंडेशन का भी स्टूडेंट देख रहा हो, सुन रहा हो, तो कोई एक फाइनल अपना विजडम थॉट उनको दे दो कि बच्चों ये करो, जूनियर्स ये करो, तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो बस फाइनल दे दो। बस ये सोच लो कि ये 2 मंथ्स में, ये बस 2 मंथ्स ही है मेरे पास, इसके बाद मस्ती मस्ती है। ये 2 मंथ्स मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छे से अपना 200% एफर्ट दे दिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, उसके बाद तो मस्ती मस्ती है। सही बात है, तो अपने आप को ये मोटिवेट करना है, आपको अपने आप को वो दिखाना है कि देखो 2 महीने की मेहनत है या 3 महीने की मेहनत है, उसके बाद तो मैं मस्ती कर लूँगा, और अभी के लिए वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, हाँ। मतलब सब फ़ोन वोन, दोस्ती यारी, ये सब अभी हटा दो। हटा दें। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा, तो आई होप बच्चों आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और मैं एक काम करूँगा, आपके मन में हो सकता है और भी बहुत सारी क्वेरीज हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ये वीडियो मैं पारुषी के साथ भी शेयर कर दूंगा, उसको जब टाइम मिलेगा फ्री होगी वो आपकी क्वेरीज का उसी में रिप्लाई करने की वो भी कोशिश करेगी और मैं भी कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत हमारी दोनों की तरफ से बच्चों को बेस्ट विशेज़, जिनके फाउंडेशन के एग्ज़ाम है, जिनके इंटर के एग्ज़ाम है या फाइनल के एग्ज़ाम है, या जो आप अपनी जर्नी में मेहनत कर रहे हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, और ऐसी ही और सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।